नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमने ज्योग्राफी का एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। एक सामान्य सा प्रश्न है जिसमें भूकंपीय तरंगों के संचरण के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाना है। इस प्रश्न के उत्तर को इवेलुएट करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं इसके कंटेंट पे। इस इमेज को देखिए आप लोग, ये हो गया एपिसेंटर। तो इसमें जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, एपिसेंटर से पृथ्वी के विभिन्न भागों से होकर जो तरंगें गति करती हैं, उनमें दो प्रकार की तरंगें होती हैं। एक होती हैं भूगार्भिक तरंगें। भूगार्भिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। और दूसरी होती हैं धरातलीय तरंगें, जिन्हें एल वेव्स कहते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए पी वेव्स और एस वेव्स इंपॉर्टेंट होती हैं। पी वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक विशेषता होती है कि जो पी तरंगे हैं वे तीनों माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम से होकर गमन कर सकती हैं। एक विशेषता और होती है कि इनकी अधिक घनत्व वाले पदार्थ में इनकी गति अधिक होती है और कम घनत्व वाले पदार्थ में इनकी गति कम होती है। और जो एस वेव्स होती हैं वे केवल ठोस माध्यम से होकर ही गति कर सकती हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है पी वेव और एस वेव के माध्यम से। हालांकि जो एल वेव्स होती हैं वे धरातलीय तरंगें होती हैं, वे धरातल से या सरफेस से होकर गमन करती हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में एल तरंगों की भूमिका नहीं होती है। भूगार्भिक तरंगों, जिनमें पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं, उनकी ही भूमिका होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एपिसेंटर लिखा हुआ है, एपिसेंटर का मतलब होता है कि भूकंप के उद्गम से निकटतम बिंदु जो सतह पर होता है। तो यहाँ से तरंगे आप लोग देख रहे होंगे, पी वेव्स और एस वेव्स 105 डिग्री तक प्राप्त होती हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि इस वाले क्षेत्र में पी वेव शैडो जोन और एस वेव शैडो जोन दोनों आ जाते हैं। अर्थात इस वाले क्षेत्र में ना तो पी वेव मिलती हैं और ना ही एस वेव्स प्राप्त होती हैं। इधर भी 105 से लेकर 140, कुछ बुक्स में इसे 105 से लेकर 142 लिखा होता है, कुछ में 105 से लेकर 145 लिखा होता है। तो साधारण रूप से 105 से 140 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वह दोनों प्रकार की तरंगों के लिए शैडो जोन होता है। अर्थात दोनों ही प्रकार की तरंगें रेखांकित नहीं होती हैं। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसमें पी वेव्स तो रिसीव होती हैं, पी वेव्स तो प्राप्त होती हैं, लेकिन एस वेव्स प्राप्त नहीं होती हैं। एक तो ये बात, दूसरा तरंगों की गति और तरंगों की जो दिशा है उसमें परिवर्तन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको आप लोग जब देखेंगे इस इमेज को तो समझ जाएंगे। अंदर लिखा है इसमें सॉलिड इनर कोर, बाहर लिखा हुआ है लिक्विड आउटर कोर। इसका मतलब ये हो गया, इसके ऊपर का भाग मेंटल होगा और उसके ऊपर का भाग क्रस्ट होगा। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्रस्ट का भाग है, भूपर्पटी का भाग है और मेंटल का भाग है, वह ठोस अवस्था में है। उसका कारण है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो मेंटल का भाग है, वहां पर पी और एस दोनों प्रकार की तरंगें रेखांकित होती हैं और एस वेव्स जो होती हैं वे केवल ठोस माध्यम से होकर ही गति कर सकती हैं। तो अगर यहाँ पर इस क्षेत्र में मेंटल के भाग में अगर एस वेव्स प्राप्त हो रही हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल ठोस अवस्था में है। यहाँ पर ब्लैक कलर से एस वेव्स को दिखाया गया है और पी वेव्स को पीले कलर से दिखाया गया है। तो ये जो ब्लैक कलर की जो वेव्स दिखाई गई हैं, इसका मतलब एस वेव्स। तो ये वाले इस एरिया में ऊपर के भाग में मेंटल तक की सीमा तक, मेंटल और आउटर कोर की सीमा तक एस वेव्स रेखांकित होती हैं। इसका मतलब हो गया क्रस्ट और मेंटल ठोस अवस्था में है, क्योंकि वहां तक एस वेव्स प्राप्त होती हैं। इसके बाद के क्षेत्र में देखेंगे आप लोग कि कहीं भी एस वेव्स प्राप्त नहीं होती। तो इससे अंदाजा लगाया गया है कि इस मेंटल की सीमा और जो बाह्य कोर की सीमा है वह ठोस अवस्था में नहीं है, क्योंकि वहां पर एस वेव्स विलुप्त हो जाती हैं। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था
कि जो पी वेव्स होती हैं उनकी गति में और उनकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अभी तक ये ठोस माध्यम में गति कर रही थी पी वेव्स, उनकी गति अधिक थी। लेकिन जैसे ही ये मेंटल की सीमा से आगे बढ़ती हैं तो एक तो इनकी दिशा में बदलाव आ जाता है, जैसे यहाँ तक इस तरह से थी इनकी दिशा, इसके बाद ये इस तरह से एक कर्व बनाती हैं, वक्र बनाती हैं। दूसरा, इस वाले क्षेत्र में जब ये गुजरती हैं लिक्विड हाइड्रोकोर में, तो ठोस से जब द्रव की अवस्था में या द्रवीय माध्यम में जब गति करती हैं तो उनकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि मेंटल की सीमा के बाद कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो द्रव अवस्था में है, इसे ही लिक्विड आउटर कोर कहा जाता है। इसके बाद पुनः इस लिक्विड आउटर कोर के बाद कि जो अंदर का जो क्षेत्र है वहां पर फिर से ये पी वेव्स कर्व बनाती हैं और यहाँ पर पी वेव्स की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वह थोड़ी बढ़ जाती है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो आउटर कोर के अंदर की ओर या आंतरिक कोर है वह ठोस अवस्था में है। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह विभिन्न परतों में बटी हुई है और इन परतों को सबसे ऊपरी परत क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है, उसके बाद की परत को मेंटल कहा जाता है और उसके बाद कोर कहा जाता है। और जो कोर है वह दो भागों में बटा हुआ है, बाहरी कोर जो कि लिक्विड या द्रवीय अवस्था में है और आंतरिक कोर जो कि सॉलिड या ठोस अवस्था में है। इन्हीं सारी बातों को लिख देना है, इन्हीं सारी बातों से उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। और ये वाला मैप भी या इमेज भी इंसर्ट करनी है, ये वाली इमेज भी बनानी है। एक इमेज और है, इसमें देखेंगे आप लोग तो पृथ्वी के केंद्र से लेकर और क्रस्ट तक, इधर मान लीजिए कि क्रस्ट का भाग है और इधर पृथ्वी का केंद्र है। यहां से इसमें दिखाया गया इमेज में कि ऊपर का जो भाग है वह क्रस्ट का भाग है, फिर उसमें दिखाया गया कि ये वाला जो भाग है ये मेंटल का भाग है और मेंटल के बाद का भाग यहां से यहां तक कोर का भाग है और ये जो कोर है वह दो भागों में विभाजित है। ये वाली बाह्य कोर जो कि लिक्विड अवस्था में है और इसके बाद आती है आंतरिक कोर जो कि ठोस अवस्था में है। एक इमेज ये वाली भी बनानी है और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से इमेज में लिखा हुआ है मेंटल सॉलिड या ठोस अवस्था में है, लिथोस्फीयर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल ये भी सॉलिड अवस्था में है, लिखा हुआ है सॉलिड मेंटल। आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है और इनर कोर सॉलिड अवस्था में है। ये वाली इमेज बना के इन सारी बातों को भी लिखना है, इससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देखते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा है। पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन के द्वारा जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी ना होने पर सूक्ष्म वैज्ञानिक, स्पेलिंग गलत है, और जब कभी ना लिखा जाता है तो ना को इस तरह से नहीं, केवल इस तरह से लिखा जाता है। जानकारी ना होने पर सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। यहाँ पर ये जो लिखना चाह रहा है उसे लिखना चाहिए था कि जो क्रस्ट से लेकर और पृथ्वी के केंद्र तक जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह लगभग 6371 किलोमीटर है और इतने गहराई पर जाना संभव नहीं है, वहां से प्रत्यक्ष प्रमाण एकत्रित करना संभव नहीं है। इसलिए भूकंपीय तरंगों के संचरण के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये ठीक से लिख नहीं पाया। पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन के द्वारा जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी ना हो, कौन सी पारंपरिक विधि? आगे बढ़ते हैं। इसने डायग्राम बनाया है और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोग कोई इमेज बनाए, जब भी आप लोग कोई मैप बनाए, कोई डायग्राम बनाए, तब आप लोगों को उस डायग्राम को थोड़ा स्पेस देना चाहिए और एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये जो बनाया हुआ है, ये बनाया तो इसने ठीक है, लेकिन ये इसने इतना कम स्पेस में बनाया है कि इसकी जो क्लैरिटी है वो ठीक नहीं है, ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। इसने जो एंट्रीज लिखी, जैसे एपी सेंटर लिखा है, इसे अधिकेंद्र लिखना चाहिए था और रोमन स्क्रिप्ट में इसे इंग्लिश में एपी सेंटर लिख देता। इसके अलावा 105 से लेके 140 तक की जानकारी दी है। पी तरंग का छाया क्षेत्र लिखा है, एस तरंग का छाया क्षेत्र, गुटेनबर्ग अशांत तत्व लिखना चाहिए, स्पेलिंग एरर है यहाँ पे,
लेहमन अशांतत्य, पी तरंग का छाया क्षेत्र, ये सारी बातें इसने सही लिखी हैं। जो वेब्स का पाथ है वह इतना कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से नहीं होता, इस तरह से बनाना चाहिए था इसे। थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको थोड़ा इस डायग्राम को बनाते हुए थोड़ा स्पेस देना चाहिए था, बड़े एरिया में बनाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल ये डायग्राम सही है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। भूकंप की उत्पत्ति के समय पी, एस और सतही तरंग एल तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण कंपन उत्पन्न होता है। बात सही है। पृथ्वी की आंतरिक नहीं, पृथ्वी के आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली पी और एस तरंग द्वारा भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया। ठीक है, यही तरंगें होती हैं। पी और एस वेव्स जो होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भागों से होकर गति करती हैं, इसीलिए उन्हें भूगर्भिक तरंगें भी कहा जाता है। एल तरंगें होती हैं वो सरफेस वेव्स होती हैं, जो ऊपरी सतह होती है उससे होकर गमन करती हैं। तो एल तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक भागों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। चूंकि, चूंकि नहीं, चूंकि चूंकि तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है, सीधा नहीं, सीधा। सीधा या प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलने वाली तरंगों से ये स्पष्ट हो पाया कि पृथ्वी की आंतरिक भाग का घनत्व, पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व पृथ्वी की सतह से अधिक है या अत्यधिक है। पृथ्वी की सतह से, क्रस्ट से लेके और कोर तक सामान्यतया आंतरिक भागों में घनत्व बढ़ता जाता है। ये बात सही लिखी हुई है। रासायनिक संरचना एवं संगठन समान होने पर तरंगे सीधे मार्ग में नहीं, सीधे मार्ग में गमन करती हैं, किंतु भूकंपीय तरंगे का मार्ग, तरंगों होना चाहिए, स्पेलिंग एरर इसमें काफी है। भूकंपीय, कंपीय नहीं, कंपीय तरंगों का मार्ग वक्राकार लिखना चाह रहा है ये, स्पेलिंग एरर काफी है इस कॉपी में। वक्राकार होने के कारण ये प्रमाणित होता है कि सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संगठन और संरचना के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। इसे इस तरह से लिखना चाहिए था कि वक्राकार जो तरंगों का मार्ग हो जाता है, सामान्यतया घनत्व में वृद्धि होती है और घनत्व में परिवर्तन होता है। तो घनत्व में परिवर्तन के कारण तरंगों का जो मार्ग है वह वक्राकार हो जाता है। आगे लिखा है, पी तरंग सभी प्रकार के माध्यम में गमन कर सकता है, कर सकती है होना चाहिए, किंतु एस तरंग केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। इस विशेषता को पहले ही लिखा जाना चाहिए था। पी और एस तरंगों से गुटनबर्ग अशांतत्य, डिस्कंटिन्यूटी तक तो कंपन होता है, किंतु इसके बाद एस तरंगें विलुप्त हो जाती हैं तथा पी तरंगों की गति में भी परिवर्तन आता है। गति कम हो जाती है जब वो मेंटल के बाद आउटर कोर में गति करती हैं, तो पी तरंगों की गति थोड़ी कम हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में है। ये बात सही है, क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में है, क्योंकि एस तरंगें वहां तक गति करती हैं। वहीं गुटनबर्ग आसंतत्य के बाद बाह्य कोर में एस तरंगें विलुप्त होती हैं। विलुप्त का वा बनाया जाता है, होती है, इस वजह से ये स्पष्ट होता है कि वह तरल अवस्था में है। ये बात भी सही है। किंतु जब पी तरंगे लेहमन आसंतत्य
से गुजरता है उसके बाद उसकी गति में आकस्मिक वृद्धि होती है। ये बात भी सही है, क्योंकि तरल कोर के बाद ठोस कोर मिलती है, आंतरिक कोर। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक कोर अत्यधिक दाब के कारण ठोस अवस्था में है। ये बात भी सही है। बातें इसने जो भी लिखी हैं सही लिखी हुई हैं। इस प्रकार भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा न केवल, ना इस तरह से लिखना चाहिए, न इसमें बा नहीं बनाया जाता, केवल लिखते समय वा बनाया जाता है। केवल को इस तरह से लिखा जाता है। न केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वैज्ञानिक विश्लेषण आदर्शा होना चाहिए हुआ, बल्कि पृथ्वी की आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर में नियमित परतों में सीमांकित किया गया। बात तो इसने ठीक लिखी है, लेकिन ये जो इमेज बनाई है ये पुअर इमेज है। इसको ये वाली इमेज बना के और लिखना चाहिए था कि जो मेंटल है वो सॉलिड स्टेट में है, क्रस्ट है सॉलिड स्टेट में है, और उसके बाद आउटर कोर लिक्विड और इनर कोर सॉलिड स्टेट में है, और ये वाली इमेज बना के इसे समराइज करना चाहिए था। तो बातें यहाँ पर इस बच्चे ने जो भी लिखी हैं ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन पहला तो इस कॉपी में स्पेलिंग एरर्स काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा है कि जो इमेज बनाई है दूसरे भाग में जहाँ पर निष्कर्ष देना चाहिए वहाँ पर इमेज काफ़ी पुअर है। क्रस्ट मेंटल कोर लिख दिया गया है, केवल ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है, स्टेजेस नहीं लिखी गई हैं। और जहाँ पर पहले भाग में जो इमेज बनाई है वह इमेज काफ़ी कम स्पेस में बनाई गई, हालांकि इमेज तो ठीक बनाई गई है। अब इसको देख लेते हैं मार्क्स कितने देने चाहिए। पारंपरिक, और ये 250 शब्दों का प्रश्न था 20 अंक के लिए। तो पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन के द्वारा जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी न होने पर सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। यहीं पर इसे लिखना चाहिए था कि भूगार्भिक तरंगे, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, भूगार्भिक तरंगे, धरातलीय तरंगे। भूगार्भिक तरंगों में पी और एस तरंगे होती हैं। उन तरंगों से ही और उन तरंगों की दिशा से, उन तरंगों के रेखांकन से ही पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से भूमिका लिखनी चाहिए, लेकिन ये 20 अंक का प्रश्न है तो इसको यहाँ पर 1.5 मार्क्स दिए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। इमेज भी ठीक है, बस थोड़ा सा तरंगों के पाथ को इसने ठीक से नहीं बनाया, बाकी सारी एंट्रीज ठीक हैं। स्पेलिंग की एरर्स को अगर छोड़ दें तो जितनी बातें इसने यहाँ पर लिखी हैं वो सारी सही हैं मुख्य भाग में। स्पेलिंग की एरर्स तो देख ही ली थी पहले ही। गुटेनबर्ग लेमन डिसकंटिन्यूटी का भी रेफरेंस दिया हुआ है। यहां तक मुख्य भाग रहा है कि आंतरिक कोर जो है वह ठोस अवस्था में है। बातें सारी सही हैं। 20 अंक का ये प्रश्न है तो मुख्य भाग के लिए 5 नंबर दूंगा मैं। और इमेज भी बनाई हुई है, डायग्राम भी दिया है। निष्कर्ष बहुत सधा हुआ इसने नहीं लिखा। निष्कर्ष में मैं इसे 1 नंबर दूंगा, क्योंकि इसी इमेज को इसे थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाना चाहिए था और ये जानकारी देनी चाहिए था कि मेंटल ठोस अवस्था में है, आउटर कोर लिक्विड अवस्था में है, इनर कोर ठोस अवस्था में है, और यह जो क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट है वह भी ठोस अवस्था में है। तब मैं इसे निष्कर्ष में भी ज़्यादा नंबर देता। तो इस बच्चों को मार्क्स मिलते हैं 5, 1, 6, और इधर मैंने 1.5 नंबर दिया था। 20 अंक में से इसे मिलते हैं 7.5 अंक, और इसे सलाह दी जाती है पहली स्पेलिंग की एरर्स कम करे, दूसरा जो इमेज बनाई हुई है उसको एक तो स्पेस दे के बनाए जिससे कि चीज़ें ज़्यादा
अच्छे से समझ में आए। और जहाँ पर निष्कर्ष लिखा था वहाँ पर भी एक इमेज देके स्पष्ट करना चाहिए था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का कौन सा भाग किस अवस्था में है, तब बात ज़्यादा बेहतर तरीके से बनती। लेकिन इस बच्चे ने प्रयास अच्छा किया था, मुख्य भाग में जो बातें लिखी थी वो सही बातें लिखी थी। और इसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।